ये कहानी 31 अगस्त 1998 को शुरू होती है रॉकहैम्पटन, क्वींसलैंड के शहर में। एक ऐसे दिन जो बज़ाहिर बिल्कुल आम होना चाहिए था। इस सुबह नताशा की माँ ने उसे स्कूल छोड़ा, लेकिन 14 साला नताशा कभी घर वापस नहीं आई। उसके वालिद प्यार से उसे ग्रास हॉपर कहा करते थे, मगर इस नाम के पीछे एक परेशान हाल लड़की थी। नताशा मंशियात के इस्तेमाल, जहनी मसाइल और पहले खुदकुशी की कोशिशों से गुजर चुकी थी। उसके वालिदैन की हाल ही में तलाक हुई थी और घरेलू माहौल गैर मुस्तहकम हो चुका था। पुलिस ने जल्द ही ये अंदाजा लगाया कि शायद वो अपने 22 साला बॉयफ्रेंड स्कॉट ब्लैक के साथ भाग गई है। वो उससे पहले जुलाई में भी उसके साथ गायब हो चुकी थी, जिसकी वजह से ये ख्याल मजबूत लग रहा था। लेकिन इस बार दिन हफ्तों में बदले और हफ्ते सालों में, और नताशा का कोई सुराग न मिला। शहर में जगह जगह तलाश के पोस्टर लग गए और उम्मीद आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ने लगी। इसी दौरान रॉकहैम्पटन में खौफ की फजा फैल गई जब खवातीन एक के बाद एक लापता होने लगी। पुलिस की तवज्जो जल्द ही एक खतरनाक मुजरिम पर मरकूज हो गई, जिसका नाम लेनर्ड फ्रेजर था, एक बदनाम जमाना सीरियल रेपिस्ट एंड किलर। तफ्तीश के दौरान फ्रेजर ने एक चौंका देने वाला दावा किया और 5 खवातीन के कत्ल का एतराफ कर लिया। इन नामों में नताशा रायन भी शामिल थी। फ्रेजर ने दावा किया कि उसने नताशा को कत्ल किया और उसकी लाश एक जोहर में फेंक दी। वसी पैमाने पर तलाश के बावजूद नताशा की लाश कभी नहीं मिली। इसके बावजूद इस एतराफ को संजीदगी से लिया गया और नताशा के घर वालों ने आहिस्ता आहिस्ता बदतरीन हकीकत को कबूल कर लिया। 2001 में बरसों के इंतजार के बाद उसके खानदान ने एक मेमोरियल सर्विस मुनक्किद की, ये मानते हुए कि उनकी बेटी अब जिंदा नहीं रही। नताशा को सरकारी तौर पर एक कत्ल की मुतासिरा लड़की के तौर पर याद किया जाने लगा। 2 साल बाद अप्रैल 2003 में लेनर्ड फ्रेजर पर नताशा के कत्ल का मुकदमा चलाया गया। इसी दौरान अचानक पुलिस को एक गुमनाम खत और फोन नंबर मौसूल हुआ, जिसमें दावा किया गया कि नताशा जिंदा है। अगरचे पुलिस को शुबा था, लेकिन उन्होंने इस इत्तला की तफ्तीश करने का फैसला किया। 10 अप्रैल 2003 की रात पुलिस ने स्कॉट ब्लैक के घर पर छापा मारा। एक बेडरूम में उन्होंने एक अलमारी खोली और एक नाकाबिले यकीन इंकशाफ हुआ। नताशा एन रायन जिंदा थी और खामोशी से इस अलमारी के अंदर छुपी हुई थी। इस इंकशाफ ने पूरे मुल्क को हिलाकर रख दिया और केस की पूरी कहानी बदल गई। जब नताशा के वालिद को यह खबर मिली तो वो सदमे से तकरीबन गिर ही गए। वो बेटी, जिसे वो बरसों पहले दिल ही दिल में दफन कर चुके थे, दोबारा जिंदा सामने आ गई थी। तहकीकात के दौरान एक खौफनाक हकीकत सामने आई। 5 सालों तक नताशा स्कॉट ब्लैक के साथ अपने खानदान के घर से सिर्फ 4 किलोमीटर के फासले पर रहती रही। वो बंद दरवाजों और गिरे हुए पर्दों के पीछे जिंदगी गुजार रही थी, दुनिया से मुकम्मल तौर पर छुपी हुई। दिन के वक्त वो घर के अंदर रहती और रात को भी शाज़ व नादिर ही बाहर निकलती। जब भी घर में कोई मेहमान आता, नताशा फौरन अलमारी में छुप जाती। वो घंटों योगा पोजीशन में खामोश बैठी रहती, ताकि न नजर आए और न आवाज आए। इन तमाम बरसों में वो टीवी पर अपनी ही गुमशुदगी की खबरें देखती रही। वो इस मुकदमे की कवरेज भी देखती रही, जिसमें एक शख्स पर उसके कत्ल का इल्जाम लगाया जा रहा था। बाद में जब उससे पूछा गया कि वो इतने अरसे तक क्यों छुपी रही, तो उसने एक सादा जवाब दिया। उसने कहा कि झूठ इतना बड़ा हो चुका था कि वो नहीं जानती थी इसे कैसे रोके। बादअज़ा नताशा ने अदालत में गवाही दी, जिससे साबित हुआ कि लेनर्ड फ्रेजर ने उसे कत्ल नहीं किया था। इसके बाद कानूनी नताइज सामने आए। 2005 में स्कॉट ब्लैक को पर्जरी के जुर्म में 1 साल कैद की सजा सुनाई गई। 2006 में नताशा पर पुलिस को गुमराह करने के इल्जाम में $1000 जुर्माना आयद किया गया। बहुत से लोगों का ख्याल था कि कहानी यहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन 2008 में नताशा ने इसी स्कॉट ब्लैक से शादी कर ली, जिसके साथ वो छुपी रही थी। उन्होंने एक खानदान बनाया और उनके कई बच्चे हुए। नताशा ने नर्सिंग की तालीम हासिल की और एक आम पुरसुकून जिंदगी गुजारने की कोशिश की। कई सालों तक वो अवामी नजरों से दूर रही और ये केस आहिस्ता आहिस्ता खबरों से गायब हो गया। फिर जून 2024 में ये कहानी एक बार फिर सामने आई। 2 जून 2024 को पुलिस रॉकहैम्पटन गोल्फ क्लब पहुंची एक वेलफेयर चेक के लिए। इमारत के अंदर 40 साला नताशा रायन मुर्दा पाई गई। हुक्काम के मुताबिक इसकी मौत मशकूक नहीं थी। मीडिया रिपोर्ट्स में सुसाइड प्रिवेंशन नंबर शामिल किए गए, जो मौत की नौयत की तरफ इशारा करते थे। वो लड़की जो कभी मौत से बचने के लिए अलमारी में छुपी थी, आखिरकार हमेशा के लिए खामोश हो गई। इसकी कहानी आज भी ऑस्ट्रेलिया के सबसे हौलनाक और अजीब वाकयात में शुमार होती है। ये कहानी मैसाचुसेट्स के पुरसकून कस्बों टाउनसन और पैपरल से शुरू होती है, ऐसे पीसफुल प्लेसेस जहां बज़ाहिर कुछ भी गैर मामूली नजर नहीं आता था।
मगर ऑर्डिनरी होम्स की दीवारों के पीछे एक खौफनाक हकीकत छुपी हुई थी। ये कहानी है डैनियल लप्लांट की, एक खामोश लड़के की जिसकी अंदरूनी डार्कनेस किसी की नजर में ना आ सकी। डैनियल लप्लांट 15 मई 1970 को पैदा हुआ और बचपन ही से उसे स्ट्रेंज, आइसोलेटेड और डीपली डिस्टर्ब समझा जाता था। जैसा कि उसके टीचर्स और क्लासमेट्स बयान करते हैं, किसी ने भी ये तसव्वुर नहीं किया था कि ये लड़का एक दिन कितना डेंजरस साबित होगा। 1986 में डैनियल की ऑब्सेशन 15 साला टीना बोन के साथ शुरू हुई और उसने सीक्रेट तौर पर बोन फैमिली के घर में दाखिल होने का रास्ता ढूंढ लिया। वो घर से निकला नहीं बल्कि वहीं रुक गया। दीवारों के दरमियान मौजूद नैरो स्पेसेस में छुप कर रहने लगा, बगैर किसी को खबर हुए। कई महीनों तक घर वालों को अनएक्सप्लेन नॉइजेस सुनाई देती रही, पर्सनल आइटम्स गायब होने लगी और घर आहिस्ता आहिस्ता अनसेफ महसूस होने लगा। खौफ की कोई वाज़ेह वजह नहीं थी, बस एक ग्रोइंग फीलिंग थी कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। दिसंबर 1986 की एक शाम, सब कुछ उस वक्त बदल गया जब टीना के वालिद ने घर के अंदर एक क्लोजेट खोली। उनके सामने डैनियल लप्लांट खड़ा था, बिल्कुल हिडन इन प्लेन साइट। उसका चेहरा केचप और मेयोनीज से लटरा हुआ था, बाल स्पाइक थे और उसके हाथ में एक एक्स और रेंच मौजूद थे। जल्द ही फैमिली पर यह हकीकत आश्कार हो गई कि वो अपने ही घर में फंस चुके हैं और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। खौफ के इस लम्हे में टीना ने एक डेस्परेट मगर बहादुर फैसला किया। वो सेकंड फ्लोर विंडो से छलांग लगाकर बाहर निकली, अपनी जान बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। जख्मी हालत में मगर जिंदा, वो नियर बाय नेबर्स तक पहुंची और फौरन पुलिस को कॉल किया गया। जब पुलिस मौके पर पहुंची, डैनियल वहां से वैनिश हो चुका था, जैसे वो कभी था ही नहीं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान दीवारों के अंदर हिडन टनल्स और सीक्रेट स्पेसेस दरियाफ्त हुई, जहां डैनियल कई महीनों से छुपा रहता था। ये इंकिशाफ इस बात की गवाही था कि खतरा बाहर नहीं बल्कि अंदर ही मौजूद था। अक्टूबर 1988 में बेल पर रिहाई के बाद डैनियल अपने स्टेप फादर के साथ रहने लगा, मगर उसकी डार्कनेस खत्म नहीं हुई थी। कुछ ही अरसे बाद उसने नेयारबी कॉस्टन फैमिली के घर में ब्रेक इन शुरू कर दिए। 1 दिसंबर 1988 को यह सिलसिला एक डेडली अंजाम तक पहुंचा जब डैनियल प्रिसिला गुस्ताफसन के घर में दाखिल हुआ। प्रिसिला प्रेग्नेंट थी और एक नर्सरी स्कूल टीचर के तौर पर काम करती थी। डैनियल ने उन पर असॉल्ट किया और फिर उन्हें शूट कर दिया। मगर ये दरिंदगी यहाँ खत्म नहीं हुई। 7 साला एबिगेल और 10 साला बेंजामिन भी इस जुल्म का निशाना बने। 7 साला विलियम को बाथरूम में डुबोकर कत्ल कर दिया गया। इस खूनी वाक़े के बाद पूरे इलाके में एक मैसिव मैनहंट शुरू हुआ, जिसमें पुलिस डॉग्स और हेलीकॉप्टर्स तक इस्तेमाल किए गए। फरार के दौरान डैनियल ने एक वुमन को हॉस्टेज बनाया, उसकी वैन चोरी की और गायब होने की कोशिश की, मगर ये फरार ज्यादा देर कायम न रह सका। आखिरकार सर्च उस वक्त खत्म हुई जब डैनियल को एक लंबर यार्ड के डंपस्टर के अंदर छुपा हुआ पाया गया। वो बगैर किसी रेजिस्टेंस के अरेस्ट कर लिया गया और उसका खौफनाक सफर वहीं रुक गया। 1988 में डैनियल लप्लांट को 3 लाइफ सेंटेंसेस सुनाई गई। कई साल बाद उसने सेंटेंस रिडक्शन की दरखास्त दी, मगर एक फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट ने अदालत को बताया कि डैनियल को अपने क्राइम्स पर कोई रिमोर्स नहीं है। जज ने उसकी दरखास्त रिजेक्ट कर दी और डैनियल आज भी मैसाचुसेट्स प्रिजन में अपनी जिंदगी गुजार रहा है। ये केस एक चिलिंग रिमाइंडर है कि कभी कभी सबसे बड़ा डेंजर बाहर नहीं होता, वो हमारे बहुत करीब होता है, खामोशी से दीवारों के पीछे छुपा हुआ। डैनियल लप्लांट के क्राइम्स आज भी याद किए जाते हैं और अक्सर इसे एल्म स्ट्रीट का रियल नाइटमेयर कहा जाता है। एक साइलेंट पैरासाइट की तरह उसने अंदर ही अंदर जिंदगियां तबाह कर दी और जब तक हकीकत सामने आई तब तक सब कुछ नाकाबिले तलाफी हो चुका था।